May I come in? Sir? Yes, sir. प्रणाम sir. Thank you. Take your seat. धन्यवाद sir. आप अपना बिना नाम बताएं अपना परिचय बताएं। सर मैंने 2012 में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से मैथ में ऑनर्स किया है और उसके बाद 2014 से मैं शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। शिक्षक हैं अभी कहाँ पर पदस्थापित है आप? सर मैं बेगूसराय ज़िले में उत्क्रमित मध्य विद्यालय टारी में पदस्थापित हूँ। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? बच्चों को पहला से 5वां में गणित मुख्य रूप से पढ़ाते हैं। अगर मान लेते हैं कोई बच्चे बिल्कुल नटखट हैं और पढ़ना नहीं चाहते तो क्या पद्धति अपनाएंगे? उसे हम समझाएंगे, पढ़ने से फ़ायदे बताएंगे और उन्हें कुछ जिस प्रकार का उनका नटखटपन है उस नटखटपन में कौन चीज़ सिखाई जा सकती है, जिस चीज़ में उनकी रुचि है उस रुचि के हिसाब से हम उसे गणित कैसे सिखाएंगे यह देखेंगे और उसे सिखाएंगे। खेल खेल में या किसी अन्य हाँ, क्रियाकलाप में? अगर वो किसी अन्य क्रियाकलाप में भी इन्वॉल्व है तो उसमें गणित कैसे हम उन्हें सिखा पाएँ वैसे हम उन्हें सिखाएंगे। तो आप पहला क्वेश्चन तो यही आपसे बनता है कि आप पूर्व से शिक्षक में हैं। जी सर। शिक्षक बहुत अच्छा पेशा माना जाता है, जी। अच्छा है, समाज में इसकी अपनी प्रतिष्ठा है जी। और उसके बावजूद भी आप प्रशासनिक सेवा में क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक सेवा में मुझे काम करने का और ज़्यादा अवसर मिलेगा। शिक्षक अच्छे पोस्ट हैं, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कार्यक्षेत्र काफ़ी छोटा है और बड़े अवसर के लिए मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ ताकि मैं और अच्छा से काम कर सकूँ। और कहीं कहीं आपका वेतन मान भी तो आपका मायने रखता जी सर, होगा। जी सर, भी आपको जी अच्छा सर। खासा चलिए। तो आप डबल एओ बनेंगे तो आपको क्यों बनाया जाए? क्या ऐसी आप में विशेषताएं हैं इस कारण? मैं ईमानदार हूँ, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ, मैं समय का पाबंद भी हूँ। और भी कोई आप विशेषता आपके साथ, जैसे कि आपने मैथ से हाँ, मैंने गणित से ऑनर्स किया है और ऑप्शनल के रूप में इकोनॉमिक्स का भी मुझे ज्ञान है। तो मैथ और इकोनॉमिक्स आपको कहाँ तक उपयोगी बनाएगा डबल एओ के लिए? डबल एओ में सर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में उपयोगी बनाएगा और इकोनॉमिक्स जो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित ज्ञान है वो हमें आर्थिक क्रियाओं में उपयोग करूँगा। वित्तीय जो आप अंकेक्षण करेंगे उसके लिए जी सर ये धन्यवाद। अंकेक्षण क्या है? ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग आय और व्यय का नियमानुकूल खर्च हुआ है कि नहीं इसे देखना ही ऑडिटिंग है। तो 4 स्टेज बता दीजिए ऑडिटिंग में क्या क्या होता है। ऑडिटिंग में सर सबसे पहले तो हमें देखना है कि कितना आय है, उसके बाद व्यय कितना हुआ है, फिर हम देखेंगे कि नियमानुकूल व्यय हुआ है या नहीं, फिर उसकी भौतिक अवस्थिति है या नहीं, उसके वाउचर्स हैं या नहीं। ठीक है। और आप ऑडिट करके क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे, क्या करेंगे आप ऑडिट करने के बाद? ऑडिट करने के बाद सर हम प्रतिवेदन अपने वरीय पदाधिकारी को सौंपेंगे। अगर मान लेते हैं कि आप डीएम साहब के ऑडिट कर रहे हैं। जी सर। डीएम के आप जो है प्रशासनिक शाखा में नाजायज ऑडिट कर रहे हैं। जी सर। उस ऑडिट के दौरान आपको लगा कि इसमें जो है आपको जिलाधिकारी महोदय का जी कुछ वित्तीय आवंटन में हेरफेर किया गया। जी सर। और वह मालाफाइड हेरफेर जी सर। बिल्कुल मतलब जानबूझ कर किया गया। जी। आप क्या करेंगे? हम उसका प्रतिवेदन तैयार करेंगे और हम अपने बड़े पदाधिकारी को देंगे। तो डीएम साहब से आप पूछेंगे ना, पूछताछ तो करेंगे ना इस संबंध में? जी सर। कि सर इसमें इस तरह की अनियमितता देखने को मिल रही है, ये कहाँ तक सही है और यह कितना कहीं किसी लिखने में या करने में मैंने अकाउंटिंग में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर अकाउंटिंग में मिस्टेक्स है तो हम उन्हें जानकारी देंगे। अगर अकाउंटिंग में मिस्टेक है, अगर वो सुधार हो जाती है और नहीं अगर अनियमितता वाकई है तो हम उसका रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन डीएम साहब तो आपको प्रभाव में ले लेंगे तो? सर हम प्रभाव में उनके नहीं आएंगे, हम ईमानदारी पूर्वक अपना जो काम है वो पूरा करें। हो सकता है आपको वह कुछ प्रलोभन दे दे कि आप भी लेन देन कर लीजिए, आपकी जो है इस चीज़ को छोड़िए, यहीं पर लिपापोती कर दीजिए, क्या करेंगे आप? नहीं, हम ईमानदारी पूर्वक हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करेंगे। डीएम के साहब के प्रलोभन में हम नहीं आएंगे। जी सर। हिंदुस्तान। जी सर। संपादकीय में क्या था? हिंदुस्तान के संपादकीय में शशि शेखर का कुछ था सर, पूरा याद अभी नहीं है। शेखर आपके मित्र हैं? नहीं, शशि शेखर प्रधान संपादक श्री शशि शेखर। जी सर, श्री शशि शेखर का। चलिए, आज का अंतर्राष्ट्रीय न्यूज क्या था?
महत्वपूर्ण दो बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है पहला सर कि अमेरिका ने हैती विद्रोही के खिलाफ कार्रवाई की है। और दूसरा सर याद नहीं है। अच्छा, बिहार से संबंधित समाचार बता दीजिए आज के पेपर में। बिहार से संबंधित समाचार, कल गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया, इसके बारे में खबर है। हाल के दिनों में बिहार में जातीय जनगणना संपादित, जी तो इस जातीय गणना के 3 लाभ बता दीजिए। सामाजिक आर्थिक स्तर पे क्या लाभ मिलेगा लोगों को, समाज को जातीय गणना वो बताइए। जातिगत जनगणना होने से उसकी आर्थिक भी देखी गई थी और इसीलिए सरकार योजना जो बनाएगी वह जो वंचित वर्ग हैं उनके हिसाब से योजना बनाएगी। और अभी हाल में ही सरकार ने जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण में फेरबदल किया है, जिससे कि उन्हें लाभ मिलेगा। मिलने वाला है। चलिए बहुत अच्छा। 2 लाभ। जी। तीसरा लाभ बताइए। तीसरा लाभ ये है कि सरकार जो आरक्षण लागू करेगी और उसके बाद योजना बनाएगी, इससे समाज में जो वंचित वर्ग में जो ताकत आएगी, इससे समाज में एकरूपता समरूपता आएगी। आर्थिक आधार में सुधार होगा, जी सर। जीवन स्तर सुधार जी होगा, सर। लोगों की सामाजिक दायित्व भी बढ़ेगी और है ना, सरकार में भागीदारी बढ़ेगी और समानता में कमी आएगी। अच्छा, बिहार में आर्थिक पिछड़ापन बहुत, जी सर। और हाल में अभी नीति आयोग की एक बहुआयामी गरीबी निर्देशांक रिपोर्ट भी आई थी। जी जी सबसे गरीब राज्य बिहार का माना गया। जी जी। तो ये आर्थिक पिछड़ापन के 4 कारण बता दीजिए बिहार में, जो आपकी नजर से लगता है कि बड़ा कारगर रोल अदा कर रहा है। आर्थिक पिछड़ापन के सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि यहाँ जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा है। चलिए, ठीक है, मान उसके बाद यहाँ पर बाढ़ का समस्या है। चलिए, मान लीजिए। तीसरा, उद्योग का भी विकास नहीं हो पाया है। चलिए, ठीक है। और चौथा, अवसंरचना क्षेत्र की जो कमी है जो उद्योग को भी प्रभावित कर रहा है। चलिए, आपको एग्रीकल्चर आप बताए जी जी। जबकि बिहार की 70% आबादी कृषि पर 70%। जी सर। जी सर। तो आपने एग्रीकल्चर को ही छोड़ दिया। जी सॉरी सर। इसको इम्प्रूव कैसे कीजिए? इसको इम्प्रूव करने के लिए जो अवसंरचना क्षेत्र है उसमें सुधार किया जाएगा। कैसे सुधार? ये पूछ रहे हैं आपसे। जी सर, जैसे कि सड़क निर्माण है, उसके बाद जैसे बाढ़ की ही समस्या है तो उसे भी धीरे धीरे दूर किया जाएगा, यानी कि नदी जोड़ों का भी कुछ कार्यक्रम है। उसके बाद जगह जगह वो बांध बना करके, नदियों में के ऊपर पुल बना करके आवागमन की सुविधा सुधारी जाएगी। कई हाल में नीतीश कुमार ने यह घोषणा किया कि जो गरीबी रेखा के नीचे है जी और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी जातीय जनगणना के आधार पर प्राप्त हुआ है, जी जी उसमें एक यूबीआई सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जी सर। कितना रुपए देने की बात कर रही है? सबसे गरीब से गरीब लोगों के लिए होगा। सॉरी सर, अभी याद नहीं। या चलिए, आप यूबीआई के पक्ष में हैं, आप अर्थशास्त्र के छात्र रहे हैं, तो यूबीआई के पक्ष में आप हैं? यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो देने की बात चल रही है, क्या उसके पक्ष में आप हैं? यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी एक तरीका है जिससे कि लोगों के पास आमदनी पहुंचेगी और वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। लेकिन एक तरफ यह भी देखा गया है कि उनके पास जब पैसे जाएंगे तो हो सकता है कि वो अनिवार्य आवश्यकताओं पर खर्च ना करके क्यों? वो क्योंकि शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का अभाव है, जागरूकता की कमी है। जागरूकता की कमी है, इसके कारण से वह अन्य मद में खर्च हो जाएंगे और जो मिनिमम आवश्यकता है इससे वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको उसके लिए अगर उसको रोजगार उपलब्ध करा दिया जी तो सर। ज्यादा बेहतर जी जी यूबीआई के तुलना में। जी जी सर। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप चलते चलते आप ये बताइए हमको कि आपको अभी फिर मालदीव इशू फिर से उभर कर अभी आ गया है, जो वहाँ मोइजली हैं उन्होंने फिर कुछ बातें रखी है हमारे जी देश सर। और प्रधानमंत्री। जी जी। तो क्या है विवाद का कारण, क्या है इसका? विवाद का कारण सर ये है कि प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे। लक्षद्वीप दौरे के बाद उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात हुई। फिर यहाँ कैंपेन हुआ तो वहाँ के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ टिप्पणियाँ की, जिसके कारण वहाँ की सरकार उन्हें 3 मंत्रियों को निलंबित कर दी है। इसी को लेकर के विवाद है। अभी हाल ही में जी सर। रिसेंट में वहाँ के राष्ट्रपति ने कुछ टिप्पणी किया, चीन यात्रा पे थे, वहाँ जी से सर। यात्रा के बाद जी। पढ़े थे पहले उसको। नहीं सर, इसके बारे में हम नहीं पढ़ पाए, आज सॉरी के सर, समय में नहीं देख पाए, सॉरी सर। आपको लगता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है जी सर। यूएनसीसी में उनको अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए?
अस्थायी दो संस्था कारण बता दीजिए जिससे इसको। सबसे पहली बात यह है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और अच्छी पॉपुलेशन, बड़ी संख्या जनसंख्या होने के कारण, और दूसरी बात यह है कि भारत का अब तक का, जब से आज़ादी मिली है तब से भारत का संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान और खास करके संयुक्त राष्ट्र के जितने भी कार्यक्रम है उसमें भारत की सहभागिता को देखते हुए इसे देना चाहिए। यानी कि आप आर्थिक आधार पे देखते हैं कि सबसे भारत। बड़ा लोकतंत्र है। जी सर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी जी हमने अपने 75-76 सालों से अपने जी लोकतंत्र को जी जीवित जी रखा सर। है, कोई तरह का इंटरफेरेंस नहीं। नहीं जी सर, थैंक यू सर। चलते चलते आप भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं और बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल महामहिम श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर हैं। चलिए, वेरी गुड। और मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के। मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के अभी श्री के विनोद चंद्रन हैं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, श्री डी.वाई. चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति चलते जस्टिस। आप डबल ए पोस्ट के लिए हैं। जी सर। तो भारत के जो अभी हैं टैग कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू सर। थैंक यू। आपका इंटरव्यू हम लोग समाप्त करते हैं। आप जाइए, आपके 2 मिनट की जल्दी से आइए। धन्यवाद। ठीक, ओके।